दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एमएस एक्सेल के सारी बेसिक्स। अगर आप डेटा एंट्री में भी जॉब करने का सोच रहे हो तो एमएस एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आना। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन एक ही वीडियो में करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एमएस एक्सेल खोल लेंगे। तो यहाँ टाइप हेयर सर्च में जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे एक्सेल। तो आप देख सकते हो एक्सेल मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वर्कशीट आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। अब यहाँ सबसे पहले शुरू करते हैं इसके लेआउट को समझना। तो जो आप टॉप पे देख रहे हो ये चीज़ कहलाती है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि अंडू का और सेव का, रीडू का और फॉर्म का। तो यहाँ पे हम पहले शुरू करते हैं सिलेक्ट करके। तो यहाँ मैं जो सपोज़ कुछ टाइप करती हूँ ABC, और अब मुझे समझ आ रहा है मुझे ये कैपिटल में चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे इसको सपोज़ कैपिटल में लाना है या फिर मुझे इसकी जगह XYZ टाइप करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको क्लिक करूँगी। तो आप देख सकते हो ये अंडू हो गया। अगर मुझे नहीं, मुझे चाहिए तो मुझे वही चाहिए तो मैं यहाँ रीडू पे क्लिक कर दूँगी तो ये रीडू हो जाएगा। अगर मुझे सेव करनी है फाइल तो मैं यहाँ सेव इसको यूज़ कर सकती हूँ और आप देख सकते हो हमारे पास सेव एज़ का ऑप्शन आ गया। तो चलिए नेक्स्ट टैब की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ टैब्स दिए हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। अगर आप ऑफिस का कोई दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑफिस बटन मिल जाएगा। वो थोड़े बहुत चेंजेस है लेकिन बेसिक जो भी हमारी वर्किंग होती है वो पूरी तरह सेम होती है। तो हम सबसे पहले होम के अंदर ऑप्शंस देख लेते हैं। ये जितने भी आप ऑप्शंस देख रहे हो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स आप समझ लो। जैसे ये क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं रिबन। तो इस रिबन के अंदर हम ये सारी चीज़ें ये वीडियो में पूरे सीखेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाली हूँ। इसके बाद इंसर्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे आप पिवट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, टेबल, पिक्चर्स, अलग अलग चीज़ें। पेज लेआउट में आप इसकी मार्जिन और ओरिएंटेशन चीज़ें और अलग अलग चीज़ें सेट कर सकते हो। फॉर्मूलाज भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑटो सम है, आपके फाइनेंशियल और लॉजिकल और जितने अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज हैं वो ग्रुप कर दिए गए हैं। तो आप जैसे फाइनेंशियल पे क्लिक करते हो तो जो फाइनेंस फील्ड में काम करते हैं वो यहाँ के फॉर्मूला समझ सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा पे जब हम आ जाते हैं तो सॉर्ट एंड फिल्टर, ये सब चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। एंड रिव्यू पे आ जाते हैं। रिव्यू में आपके जो भी ग्रामेटिकल और चीज़ें यूज़ होती हैं वो यहाँ आती हैं। एंड जैसे हम व्यू पे जाते हैं तो व्यू पे आपका पेज लेआउट कैसे होगा, आपके मैक्रोज जो होते हैं, ये सारी चीज़ें व्यू में आता है। अगर हमें कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपको मोस्टली होम पे दिख जाएगी। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, फाइंड एंड सिलेक्ट हो गया, सॉर्ट एंड फिल्टर हो गया। जैसे सॉर्ट एंड फिल्टर आपको यहाँ पे डेटा में भी मिल जाएगा। तो पर लेकिन क्योंकि इसका फ्रीक्वेंट यूज़ होता है जब आप एक्सेल यूज़ करते हो इसलिए उसको होम पे भी प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ हम सीख लेते हैं। हम देखते हैं ये क्या होता है। ये होता है नेम बॉक्स। अब जैसे मैं कहीं पे भी रैंडमली क्लिक करती हूँ तो इस सेल का जो एड्रेस होता है या फिर सेल का रेफरेंस होता है, सिंपली लैंग्वेज में कहा जाए तो सिंपल जो सेल का नाम होता है वो हमें यहाँ दिख जाता है। अब आप सोचोगे इसका काम क्या है। काम ये है कि जब हमारे जो एक्सेल शीट में हम कहीं रैंडमली कहीं चले जाते हैं, सपोज़ मैं चली जाती हूँ यहाँ पे, ये मैं कैसा है ये मैं आपको भी बताऊँगी। अब मैं यहाँ देख रही हूँ तो यहाँ पे मुझे सेल का एड्रेस दिख जा रहा है इस नेम बॉक्स के अंदर। ऐसे ही आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो सेल का नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए हम वापस टॉप पे चले जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये ABCD जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं। ABCD जो है ये हमारे कॉलम हेडिंग्स हैं और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, ये हमारी रोज़ हैं। अब आप पूछोगे कितने कॉलम्स होते हैं, Z तक होते हैं क्या? नहीं, Z तक नहीं होते हैं। जैसे ये Z तक पहुंचता है उसके बाद ये और AB, AA, AB, AC ऐसे करके होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे कितने टोटल कॉलम्स और रोज़ होते हैं। तो सबसे पहले कॉलम रोज़ जानने के लिए हम कंट्रोल और राइट एरो की दबाएंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास इतने सारे कॉलम्स हैं। आप XFD आप समझ सकते हो बीच में और कितने रहे होंगे। और जब मेरे को वापस इस पे आना है तो मैं कंट्रोल लेफ्ट एरो की दबाऊंगी, मैं फर्स्ट कॉलम में वापस पहुंच जाऊंगी। अब मुझे देखना है रोज़ कितनी है तो मैं कंट्रोल और डाउन एरो की दबाऊंगी तो आप देख सकते हो 1 0 4 8 5 7 6 इतनी रोज़ है हमारे पास। वापस जाना है तो कंट्रोल अप एरो की, मैं वापस अपनी फर्स्ट रो में आ चुकी हूँ। इसके बाद हम सीखेंगे कि ये जो फॉर्मूला बार है, मतलब ये जो चीज़ है इसका यूज़ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। अब मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक वैल्यू टाइप की इक्वल्स टू 10 + 80 और मैं यहाँ इंटर कर देती हूँ।
तो यहाँ आप देख रहे हैं 90 लिखा आ गया। अब नेक्स्ट सेल में मैं सिर्फ टाइप कर देती हूँ 90, फिर एंटर दबा दिया, ये भी 90 आ गया। अब जब आप देख रहे हो मैं इस 90 पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ सिर्फ 90 शो हो रहा है, लेकिन जब मैं इस सेल पे जाती हूँ तो यहाँ मुझे 10 + 80 मतलब इस सेल के पीछे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ये वैल्यू किस फॉर्मूला के बेसिस पे आई है, ये हमें फॉर्मूला बार बताता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 90 की जो वैल्यू बनी है 10 + 80 करके बनी है। तो चलिए फ़िलहाल इसको डिलीट कर देते हैं, वापस आ जाते हैं हमारे बेसिक सीखने पे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो हम सीखते हैं कि डेटा एंटर कैसे करते हैं। तो क्या करना है, सपोज़ हम एक छोटी सी टेबल लेते हैं, एक छोटी सी टेबल क्रिएट करते हैं, रेंज क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा डालना शुरू करते हैं। पर पहले मैं आपको बता दूँ रेंज क्या होता है। मैं कहीं भी कुछ सिलेक्ट करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ ये सिलेक्ट किया और यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, ये पूरी जो चीज़ है इसको मैं रेंज कहूँगी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये भी पूरा सिलेक्ट करती हूँ, ये सब क्या कहलाएगा, ये रेंज कहलाएगा। रेंज क्या होता है, मैंने B2 से सिलेक्ट किया और यहाँ मैं K13 तक सिलेक्ट किया है, ये पूरी हमारी रेंज कहलाती है। तो ये हमारी रेंज हो गई, हमने सीख लिया रेंज क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि जूम इन एंड जूम आउट क्या होता है। तो मुझे जैसे आप देख रहे हो मैं आपको दिखाने के लिए जैसे स्क्रीन को बड़ा कर रही थी, छोटा कर रही थी, मैं क्या कर रही थी, ये वाला जो अपना मेरा कर्सर है इसको इससे ड्रैग कर रही थी। तो ये आप देख रहे हो शीट कितनी छोटी हो गई, और जब मैं इसको राइट साइड लेके जाऊंगी तो ये शीट बड़ी होती जा रही है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे माइनस एंड प्लस का साइन दिया है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करते जाओगे तो ये अपने आप बड़ा छोटा होता जाएगा। तो यहाँ मैं इतना इसका फॉन्ट रहने देती हूँ। अब मैं आपको डेटा टाइप करके बताती हूँ और एक्सेल के बारे में कुछ खास चीज़ें भी बताती जाऊँगी। अब मैंने सपोज़ यहाँ पे टाइप किया ABC, और अब मैंने जैसे ही टैब प्रेस किया तो मैं नेक्स्ट सेल में जंप कर जाऊँगी। यहीं इसकी जगह अगर मैं एंटर प्रेस करती तो मैं डाउन सेल में जंप कर जाती। अब वापस ऊपर आ जाते हैं, एरो कीज़ का भी यूज़ कर सकते हो आप। अब जैसे ही मैंने इस पर टैब प्रेस किया और मैं नेक्स्ट सेल में आई, यहाँ मैंने कोई वैल्यू में एक नंबर डाला, तो मैं सपोज़ 1 2 3 डालती हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी आप क्या देखते हो, जो हमारा नंबर्स हैं वो राइट अलाइनमेंट है। राइट अलाइनमेंट में है मतलब ये एंटर दबाने के बाद राइट साइड में आ गए, और जो हमारे अल्फ़ाबेट्स थे ये लेफ़्ट अलाइनमेंट में है, मतलब ये लेफ़्ट साइड में है। ऐसा क्यों करता है, एक्सेल ये डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सी चीज़ अल्फ़ाबेट्स है, कौन सी चीज़ें वैल्यूज़ हैं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। अब हम आ जाते हैं एक डेटा रेंज क्रिएट करने पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक डेटा टाइप करती हूँ। डेटा टाइप कैसे करना है, जिस सेल में आपको करना है वहाँ कर्सर ले जाओ, एक क्लिक करो और यहाँ पे अपना डेटा डालना शुरू कर दो। तो मैं यहाँ डाल देती हूँ जैसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स रिज़ल्ट। हम एक छोटी सी सिंपल सी क्रिएट करेंगे रेंज, तो मैंने यहाँ डाल दिया स्टूडेंट्स रिज़ल्ट। इसके बाद जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो, लेकिन अब आप यहाँ क्या देख रहे होगे कि स्टूडेंट्स रिज़ल्ट पूरा A से लेके B तक आ गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपना जो कर्सर है इसको मैं आपको उसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। जो मेरा ये कर्सर है मैं इनको इन दोनों के बीच में लेके जाऊँगी। दो चीज़ें कर सकती हूँ, या तो मैं इसको पकड़ के इसे ड्रैग कर दूँ और छोड़ दूँ, या फिर मैं क्या करूँगी, या फिर मैं इसको डबल क्लिक कर दूँगी, तो ये विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड सेल में हम हैं ऑलरेडी, तो यहाँ मैं टाइप कर दूँगी सीरियल नंबर, फिर से टैब दबाऊँगी। टैब दबाने से हम नेक्स्ट सेल में जंप कर जाएंगे। यहाँ मैं डाल दूँगी नेम, नेक्स्ट यहाँ मैं डाल दूँगी सब्जेक्ट, तो जैसे सब्जेक्ट का नाम हम ले लेते हैं इंग्लिश। देन नेक्स्ट टैब में जाऊँगी मैं, फिर से टैब दबाया, मैं हिंदी डालूँगी। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए अगेन दबाया, यहाँ मैं साइंस डाल देती हूँ, एंड देन टैब दबाया, यहाँ मैं टोटल डाल देती हूँ। हमें अब शीट को इस साइड ले जाना है, तो क्या करेंगे, हम इस स्क्रॉल बार का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये हम इधर मूव कर गए। अप एंड डाउन के लिए ये वाला यूज़ करेंगे। यहाँ जैसे टोटल टाइप हुआ, अब मैं यहाँ डाल देती हूँ मैक्स, यहाँ मैं डाल देती हूँ मिन। मैक्स और मिन क्या है, मैक्स मैं पूरा लिख देती हूँ। अब इस सेल को मुझे एडिट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं वापस इस सेल पे आऊँगी, डबल क्लिक करूँगी तो आ जाएगा। अब मैं यहाँ मैक्सिमम टाइप करती हूँ, फिर से टैब दबाया, यहाँ मैं मिनिमम टाइप करती हूँ, फिर से टैब दबाया, यहाँ हम डाल देंगे कि रिज़ल्ट क्या निकला, मतलब कि पास या फेल।
उसमें भी एक फार्मूला लगाएंगे, वो भी आगे आने वाले वीडियो में हम सीख रहे हैं, इसी वीडियो में मतलब। तो मैं इनको अब आप देख रहे हो कि फिर से ऐसे ही हो रहा है, मिनिमम इधर जा रहा है, मैक्सिमम भी थोड़ा इसमें जा रहा है, टोटल को इतनी ज़रूरत नहीं है फिर भी बहुत स्पेस ले रहा है। अब मैं क्या करूँगी, पहले इसको हम मिनिमाइज़ थोड़ा करते हैं। हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है, इसको जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं ये पूरी टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है, पूरी रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम इस पर जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, हम किसी भी 2 कॉलम के बीच में जाके डबल क्लिक कर देंगे। सपोज़ मैंने यहाँ किया। अब आप क्या देखोगे, पूरी जो हमारी रेंज थी उसमें जो भी हमारी हेडिंग्स थी ये सब ऑटो एडजस्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इस टेबल में जल्दी से डेटा एंटर कर देते हैं। अच्छा, डेटा एंट्री के टाइम आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जैसे मैं नंबर्स टाइप करूँगी तो हम कुछ शॉर्टकट्स का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 1 टाइप किया, मैंने यहाँ 2 टाइप किया। अब इसके बाद मुझे सपोज़ यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स का डेटा लिखना है, तो मैं यहाँ 1 2 3 4 5 टाइप नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी। आपको एक चीज़ दिख रही होगी, मैं और जूम करती हूँ, ये इसको हम कहते हैं फिल हैंडल। इसको मैं ड्रैग कर दूँगी और यहाँ ला के छोड़ दूँगी। तो यहाँ क्या किया इसने, 1 डिजिट के गैप में, इन मतलब क्या, हमने जो 2 चीज़ें यहाँ सिलेक्ट की हैं उसके बीच का गैप कितना है, यहाँ पर 1 का है, +1 का है, तो यहाँ +1 चीज़ें ऐड होती गई। सपोज़ मैं यहाँ पे ले लेती 1 और नेक्स्ट वाले में डाल देती मैं 10। अब आप जब इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करते तो यहाँ पे 9 डिजिट्स का एडिशन हो जाता है, क्योंकि 10 - 1 क्या होता है, 9। तो 10 + 9 19 + 9 28 + 9। लेकिन अब हम इसे यहाँ हटा देंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसको भी हटा देते हैं। हम यहाँ पे जल्दी से डेटा एंटर कर देते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ नाम एंटर कर लिए हैं और मैं इसकी विड्थ एडजस्ट कर लेती हूँ ऐसे। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ नाम टाइप कर लिए हैं, अब हमें मार्क्स एंटर करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले यहाँ इन तीनों को, इन सबको सिलेक्ट कर लूँगी और यहाँ मैं मार्क्स सीधा एंटर करना स्टार्ट कर दूँगी। तो जैसे मैंने यहाँ 78 टाइप किया, मैं 87 टाइप कर रही हूँ, 67 58। अब आप देख रहे हो मैं एंटर दबाती जा रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा इजी क्या हो रहा है, मुझे बार बार ऊपर नीचे देखना नहीं पड़ रहा कहाँ मेरे मार्क्स टाइप हो रहे हैं, बस एंटर दबा रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे जाता जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 67, यहाँ मैंने डाल दिया 34, आते हैं टोटल पे। टोटल में मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा अलाइन कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, टोटल में जब मुझे मार्क्स डालने हैं तो मैं यहाँ टोटल नहीं करूँगी। अब जैसे आप मैनुअली देखा जाए तो इन सब का सम 210 होगा, इसको हम देखेंगे तो इसका 123 होगा, इसको देखेंगे 180। ये मुझे पता कहाँ से चल रहा है, मैं खुद माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर रही। यहाँ पे मुझे एवरेज, काउंट और सम दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने इनको सिलेक्ट किया तो यहाँ सम 146 आ गया, इनको सिलेक्ट किया तो 145 आ गया, ऐसे करके। बट हमें यहाँ पर इस चीज़ को लाना है, तो मैं क्या करूँगी, टोटल पे जाऊँगी, यहाँ मैं इक्वल दबाऊँगी। अब मैं क्या करूँगी, पहले इस सेल को सिलेक्ट करूँगी, शिफ्ट प्लस दबाऊँगी, देन इस सेल को सिलेक्ट करूँगी, अगेन प्लस, एंड देन इस सेल को सिलेक्ट करूँगी। और जैसे मैं एंटर दबाऊँगी आप देख सकते हो हमारे पास टोटल आ गया। या फिर हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अभी जो हमने यूज़ किया ना, एक्चुअली इसे हम फॉर्मूला कहते हैं, लेकिन एक्सेल हमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस देता है। उन फंक्शंस का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा बहुत टाइम बच जाता है। अब अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया, अब हम फंक्शन यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, हम सम टाइप करेंगे, SUM। जैसे हमने सम आ गया, आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे सम दिख रहा है, मैं टैब वाली की प्रेस करूँगी, ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे, मैं अपना सेल रेंज सिलेक्ट कर लूँगी। तो मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए, और जैसे ही मैं फिर से टैब दबाऊँगी आप देख सकते हो हमारे पास सम आ चुका है। फिल हैंडल का यूज़ करते हो और जैसे इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे राइट क्लिक छोड़ दोगे
वो ऑटोमेटिक इन तीनों सेल्स का, जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो आप यहाँ फॉर्मूला बार में देख सकते हो इसने कौन सी रेंज को सिलेक्ट किया है। इसने C4 से लेके E4 तक सिलेक्ट किया है, यानी कि ये 3 को सिलेक्ट करके ये वैल्यू आई है। इसके लिए ये 3 को सिलेक्ट किया है और इसके लिए इन 3 को सिलेक्ट किया है, सॉरी इन 3 को, एंड देन इसके लिए इन 3 को। ऐसा आप कर सकते हो। अब मुझे, अगर मैं इनको गायब कर देती हूँ या फिर इसको सिर्फ गायब करते हैं, अब मैं यहाँ एक और चीज़ का यूज़ कर सकती हूँ। क्या यूज़ कर सकती हूँ? यहाँ पे आपको ऑटो सम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर हमने क्लिक किया तो इन सब को ले रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन हमें इसका सम नहीं चाहिए, हमें इन तीनों का सम चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगी, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगी आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे इस वाले चीज़ को यूज़ करके ये वाला रिज़ल्ट आ चुका है। ऐसे आप बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ होते हैं। इस वीडियो में हम सारे शॉर्टकट कीज़ को भी एनालाइज करते जाएंगे। अब आ जाती है बात मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करने की। तो मैक्सिमम मिनिमम क्या है? मैक्सिमम मतलब इन तीनों में से मैक्सिमम मार्क्स किसके रहे, इन तीनों में से मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में रहे। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ मैक्सिमम पे जाऊँगी, मैं इक्वल टू टाइप करूँगी और मैक्स फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, तो मैक्स फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैक्स टाइप करूँगी, आप देख रहे हो मैक्स का ऑप्शन आ चुका है। मैं टैब प्रेस करूँगी, मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लूँगी एंड देन एंटर। तो आप देख रहे हो एंटर या टैब आप कुछ भी प्रेस कर सकते हो। अब इन तीनों में से मैक्सिमम मार्क्स थे इंग्लिश के 78, तो यहाँ 78 आ चुका है। अब फिर से मैं फिल हैंडल का यूज़ करूँगी और उसको यहाँ तक ड्रैग करूँगी, तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स रहे वो यहाँ आ चुका है। सिमिलरली हम मिनिमम फंक्शन का यूज़ करेंगे, कैसे? इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इक्वल टू क्या कर देता है, आपका फॉर्मूला जो चीज़ होती है उस चीज़ को, अब एक्सेल को एनालाइज करना है, इस चीज़ को वो एक्टिवेट कर देता है। तो इक्वल टू हमने यहाँ टाइप किया, हम मिन टाइप करेंगे, टैब हम सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर। तो आप देख सकते हो 56 जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम फिर से फिल हैंडल का यूज़ करेंगे और अब आप देख रहे हो सब इसमें से जिस सब्जेक्ट में जो मिनिमम वैल्यू थी वो यहाँ आ चुकी है। रिज़ल्ट जो चीज़ है यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो कि इफ़ होता है, वो हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। पहले हम बेसिक्स जान लेते हैं। अब हम जानते हैं थोड़ा टेबल, इस रेंज की फॉर्मेटिंग करना। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट रिजल्ट्स बड़ा कॉर्नर पे है, मुझे सेंटर में चाहिए। मैं क्या करूँगी, मैं पहले इस पूरे को सिलेक्ट कर लूँगी जहाँ तक हमारी रेंज है और फिर आप होम पे जाओगे, अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ ये पूरी चीज़ सेंटर में आ चुकी है और अब मुझे अलाइनमेंट इन सब का सेंटर में चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि नंबर्स इधर जाएं, नेम इधर जाएं। मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2 ऑप्शन है, मिडिल पे क्लिक करती हूँ और सेंटर पे क्लिक करती हूँ। आप देख रहे हो सारी चीज़ें अब मिडिल और सेंटर बहुत नीट हो गया है हमारा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मुझे ये जानना है कि मुझे इसमें से हाईएस्ट मार्क्स किस बच्चे के किस सब्जेक्ट में है, या फिर एक बच्चे के किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर ऑफिस में जब आप कुछ भी बनाते हो या प्रेजेंटेशंस बनाते हो, तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक होता है ग्राफ्स और एक होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो पहले हम सीखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। अब मुझे ये जानना है कि इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर रही हूँ, ये हमारी रेंज सिलेक्ट हो गई। अब होम टैब के अंदर स्टाइल्स वाले ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके आपको एक चीज़ दिखती है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं हाईलाइट सेल रूल्स में जाऊँगी और मुझे सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप क्या देखते हो, हमारे पास एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एक नंबर चूज़ करता है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको बैक स्पेस दबाना है और यहाँ से हमें एक नंबर टाइप कर देना है। सपोज़ यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइल नहीं करना है, यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं किस बच्चे के मार्क्स। कि मुझे ये जानना है कि इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, या फिर एक और इसको बेटर एग्जांपल से समझते हैं कि इंग्लिश में 80 से ज़्यादा मार्क्स किसके हैं या 70 से ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करती हूँ। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि होम टैब के स्टाइल्स
ग्रुप के अंदर मिलता है, इस पे जाऊँगी। यहाँ मैं हाईलाइट सेल रूल्स में मैं सिलेक्ट करती हूँ ग्रेटर देन का ऑप्शन। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ हम अब एक नंबर टाइप कर देते हैं जिससे ज़्यादा की वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो मैं यहाँ 70 टाइप कर रही हूँ और यहाँ मैं उसका फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये रेड कलर ले रहा है और मुझे इसको रेड नहीं चाहिए, मैं कस्टम फॉर्मेट पे जाऊँगी। तो जैसे आप यहाँ आते हो, मेरे को फ़ॉन्ट में सपोज़ कलर चाहिए, तो मैं यहाँ से कलर चूज़ कर लेती हूँ। मुझे चाहिए ग्रीन, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको ओके करती हूँ। तब आप देख रहे हो वो सारी जो वैल्यूज़ थी वो ग्रीन हो चुकी हैं। अब यहाँ क्या होगा, जैसे ही मैं सपोज़ ये 67 है, मैं इसको चेंज करके मैं इसको टाइप कर देती हूँ 89 और जैसे एंटर करूँगी तो आप देख रहे हो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया। और अगर मैं यहाँ पे जो 78 है इसको मैं चेंज करके मैं टाइप कर देती हूँ 61, तो आप देख रहे हो वो ग्रीन से वापस ब्लैक हो गया क्योंकि वो 70 से छोटा था। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें वापस अपना डेटा वैसे ही रखना है। एक और चीज़, जब भी हम इस डेटा में कोई मैनिपुलेशन करते हैं, सपोज़ यहाँ मैंने 87 को हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, तो अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे अपने आप मैक्सिमम वाली चीज़ जो थी वो चेंज हो गई। पहले यहाँ पे 80 था, 87 था और अब यहाँ पे 21 हो गया है। फॉर्मूलाज अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, वैल्यूज़ अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि 50 से कम मार्क्स किस में थे। तो मैं क्या करूँगी, मतलब 50 से जो कम मार्क्स थे उसको हाईलाइट करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगी, मैं हाईलाइट सेल्स में जाऊँगी, लेस देन देख, और यहाँ मैंने 60 सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने फिर रेड टेक्स्ट चूज़ कर लिया और अब ओके करते हैं। तो देख रहे हो आप 58 जो है हमारा हाईलाइट हो चुका है। अब हम सीखेंगे कि एक डेटा को टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके थ्रू ही हम सॉर्ट एंड फिल्टर वाला ऑप्शन भी सीखेंगे। तो पहले हम इसको टेबल बना लेते हैं। मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊंगी इंसर्ट पे। इंसर्ट पे टेबल का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे हम टेबल पे क्लिक करते हैं, माय टेबल हैज़ हेडर्स, इस पर हमारा टिक रहना चाहिए। हम ओके करेंगे तो आप देख रहे हो ये हमारी टेबल बन चुकी है। इस पर हम इसको थोड़ा फॉर्मेट भी कर सकते हैं, इसको अलग अलग स्टाइल्स दे सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ इसको ये वाली स्टाइल देना चाहती हूँ, तो यहाँ मैंने इसको ये स्टाइल दे दिया। आप चाहो तो उसको फ्यूचर में कभी चेंज करना हो तो आप फिर से यहीं जाओगे और आप इसको कोई भी दूसरी फॉर्मेटिंग दे सकते हो। सपोज़ मैंने यहाँ इसको ये दे दिया तो ये ब्लू हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे को ये चीज़ तो आ गई। अब मैं सॉर्ट एंड फिल्टर का एक तो इससे यूज़ होता है और एक हम क्या कर सकते हैं, सपोज़ मुझे यहाँ पे सिर्फ अमन और रोहन का डेटा चाहिए, सुमन रमन सोना का नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ से मैं अमन को रहने दूंगी और रमन को रहने दूंगी और बाकी सबको अनटिक कर दूंगी। और जैसे मैंने ओके किया तो आप देख रहे हो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ऑलरेडी ये सब चीज़ें आ चुकी हैं और बाकी चीज़ें हट चुकी हैं। लेकिन मेरे को अभी ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, Ctrl+Z कर दूँगी। अब आप बोल रहे हो कि मुझे टेबल में काम नहीं करना, मुझे रेंज में ही चाहिए था, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पूरे को वापस सिलेक्ट कर लूँगी। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इसको वापस में रेंज में कैसे कन्वर्ट करें, टेबल में हमें नहीं चाहिए चीज़। तो हम क्या करेंगे, इस पे वापस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और आप जैसे यहाँ पे जाओगे टेबल पे तो आप कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो और येस करते हो तो ये जो चीज़ें ये वापस आपकी एक रेंज में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप बोल रहे हो कि रेंज में कन्वर्ट हो गई लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग तो अभी भी टेबल जैसी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको वापस सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं क्लियर पे जाऊँगी और क्लियर फॉर्मेट्स पे चली जाऊँगी। तो मैं जैसे क्लियर फॉर्मेट्स किया, अब आप देख सकते हो ये कॉलम चीज़ जो है हम इसको हटा देते हैं और इसको वापस मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। अब जितनी हमने अभी तक फॉर्मेटिंग की थी वो पूरी चली गई, तो मुझे क्या करना है, मुझे वापस से इसमें थोड़ी बेसिक फॉर्मेटिंग लानी है। तो मैं इसको मर्ज कर दूँ, वो सेंटर कर दूँगी और मिडिल अलाइनमेंट दे दूँगी। तो ये आप देख सकते हो। और इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट कैसे करना है, हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, या होम से हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज दे सकते हैं। इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में इसी वीडियो में सीखेंगे जब हम होम टैब के बारे में सीखेंगे। अब हम सीख रहे थे सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर क्या करता है, बेसिकली सॉर्ट एंड फिल्टर आपको 2 जगह 3 जगह मिल जाएगा। एक तो ये है सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन और दूसरा हमें मिलता है डेटा के अंदर। डेटा के अंदर भी आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का सेपरेट ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे विथ हेडिंग और यहाँ से हम जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में। सॉर्ट क्या करता है, हमारे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग या कोई भी हमारे कस्टमाइज्ड वे में अरेंज कर देता है। तो यहाँ सपोज़ मुझे
इनके नाम के अकॉर्डिंग मुझे सॉर्ट चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे एक्सपैंड कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन या फिर एक्सपैंड द सिलेक्शन में वो क्या करेगा, हमारी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैं सॉर्ट बाय सिलेक्ट कर लेती हूँ नेम, और ऑर्डर हमारा रहेगा असेंडिंग। वैल्यूज़ जो होता है सॉर्ट ऑन जो रहता है वो हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब मैं ओके प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हो जो चीज़ मुझे आपको बतानी थी। ऐसे ही आप बहुत सारे इसमें सॉर्ट के एडिशंस कर सकते हो। अब फ़िल्टर की बात आ जाती है। फ़िल्टर एक बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शन है एक्सेल का। फ़िल्टर में मुझे क्या करना है, फ़िल्टर का ये ऑप्शन रहता है, जैसे आप फ़िल्टर पे क्लिक करोगे, अभी मैंने हटाया, अब मैं जैसे इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे एरोज़ आते हैं। अब मुझे यहाँ पे सपोज़ टोटल यहाँ में नाम के बेसिस पे फिर से करना है, तो मैंने आपको भी दिखाया था। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करती हूँ और मुझे यहाँ पे सिर्फ चाहिए, सपोज़ मुझे यहाँ सिर्फ सुमन का रिज़ल्ट चाहिए, तो मैं सुमन पे क्लिक करती हूँ और चलो मुझे अमन का भी रिज़ल्ट चाहिए, तो अमन और सुमन को हम जैसे ही आप सिलेक्ट करके ओके करते हो तो अब देख रहे हो यहाँ मुझे सिर्फ अमन और सुमन के मार्क्स दिख रहे हैं और किसी के नहीं दिख रहे हैं। तो चलो वापस Ctrl+Z दबाते हैं, अंडू कर देते हैं। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ करने वाले हैं जो कि होता है इफ़ फार्मूला। इफ़ के साथ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इफ़ के साथ एंड कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ के साथ और कैसे यूज़ कर सकते हैं, इफ़ के साथ एरर कैसे यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ का अपना अपना एक लिस्ट में यूज़ होता है। तो यहाँ मैं आपको बेसिक इफ़ फार्मूला बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इफ़ इक्वल, पहले इक्वल टू टाइप करूँगी और मैं इफ़ सिलेक्ट करती हूँ। आप देख रहे हो इफ़ का फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है, तो मैं टैब प्रेस कर दूँगी, ब्रैकेट्स ओपन हो गए। यहाँ पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब कि किसी वैल्यू से बड़ा या छोटा आने पे क्या वैल्यू दिखानी चाहिए, ये हम देखते हैं। तो मैं यहाँ टोटल के बेसिस पे देखूंगी कि बच्चा पास हुआ है कि फेल। हम इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स की वैल्यू नहीं देख रहे हैं, उसमें हम इफ़ एंड का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के बारे में देखना है। यहाँ मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, तो इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे टोटल वाली वैल्यू टू 10। इसके बाद हम टाइप करेंगे ये सिंबल जो कि होता है ग्रेटर देन। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि इससे ज़्यादा या इससे कम, तो हम एक और चीज़ देखनी है कि इक्वल टू लगाएंगे। यहाँ मुझे अब देखना है कि सपोज़ किसी स्टूडेंट के 150 से ज़्यादा मार्क्स हैं, कलेक्टिवली हम देख रहे हैं। तो इसके बाद मैंने ये जैसे ही टाइप किया, मैं कॉमा टाइप कर दूँगी। अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, तो वैल्यू इफ़ ट्रू आएगा तो हमें क्या डालना है, पास। ठीक है, ये आ गया। लेकिन ऐसे ये वैल्यू नहीं पकड़ेगा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें डालनी है, वो है कोटेशन, डबल कोटेशन। तो हमें क्या करना है, हमें पहले यहाँ पे डबल कोटेशन लाना है और फिर हमें यहाँ पे फिर से डबल कोटेशन लाना है। अब फिर से हम कॉमा प्रेस करेंगे। जैसे हम कॉमा प्रेस करेंगे, वैल्यू इफ़ फॉल्स, फॉल्स मतलब अगर इस चीज़ के अगेंस्ट गया हमारा रिजल्ट, जो ये हमारे लॉजिकल टेस्ट था, तो यहाँ क्या शो होगा। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ अगेन डबल कोटेशन और फॉल्स, डबल कोटेशन क्लोज। आप देख रहे हो कि ब्रैकेट यहाँ पे एंड हो चुका है। अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगी तो आप देख रहे हो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ 210 था, ये 210 150 की वैल्यू से ज़्यादा था, तो यहाँ पास आ चुका है। मैं जैसे ही फिल हैंडल को यूज़ करके इसको ड्रैग करती हूँ तो आप देख रहे हो जिन सब्जेक्ट में 150 से कम मार्क्स रहे, यहाँ पे वो फॉल्स शो हो रहा है और यहाँ पे 180, सॉरी फॉल्स क्यों टाइप किया। अब सपोज़ मैंने यहाँ फॉल्स टाइप किया, फॉल्स क्यों टाइप किया, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला में एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ फॉल्स नहीं आएगा, यहाँ फेल आएगा। तो हम जैसे इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब हम हर चीज़ को एडजस्ट तो नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, वापस इसको फिर से ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया है। ऐसे हम एडिशन भी कर सकते हैं अपने फॉर्मूला में, अगर हमने गलती से कुछ गलत टाइप करा, जैसे यहाँ पे आपने देखा मैंने पास और फेल की जगह पास और फॉल्स कर दिया था, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब मुझे इसको थोड़ा हाईलाइट करना है, मैं क्या करूँगी, जो मैंने आपको पहले बताया था, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। हम इन पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। अब इसके लिए हमारे पास पहले से कोई वो नहीं है, रूल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नया रूल बनाएंगे। न्यू रूल क्या होगा कि फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इस पे जाएंगे और सेल वैल्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट। वो पूछेगा कंटेनिंग, यहाँ पे हम डाल देंगे पास। और फॉर्मेट के लिए हमें फॉर्मेट करना है, तो हम यहाँ पे उसका कलर सिलेक्ट कर लेंगे ग्रीन, और जैसे हम ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पास लिखा था वो ग्रीन हो चुका है। और ऐसे ही हम सिमिलरली अगर हम फेल के लिए करना चाहें तो हम फिर से उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। हम जाएंगे न्यू रूल और फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स,
यहाँ पे हम स्पेसिफिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे फेल, यहाँ से हम इसको फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देंगे, हम रेड चूज़ करते हैं और हम ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हो जो फेल है वो रेड हो गए हैं, जो पास है। अब सपोज़ मैंने इसको चेंज करके सपोज़ यहाँ पे फेल है, लेकिन अगर मैं यहाँ मार्क्स बढ़ा दूँ, कहीं पे भी मार्क्स बढ़ा दूँ, चलो मैंने ये 35 को कर दिया जस्ट इन केस 90, और जैसे ही मैं यहाँ इंटर करती हूँ आप देख रहे हो हमारा टोटल भी चेंज हो गया और यहीं पर हमारा रिज़ल्ट भी चेंज हो गया। ऐसे ही एक्सेल में आप जो भी काम करते हो वो ऑटोमेटिकली आप कहीं पे भी कोई चेंजेस करते हो, वो रिजल्टेंट जो भी हमारा ग्राफ्स हुआ, हमारी टेबल्स हुई, हमारा कोई फॉर्मूला हुआ, वो अपडेट हो जाता है। इसके बाद हम एक और चीज़ का यूज़ सीखेंगे जो कि होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? होम टैब के अंदर ये आप देख रहे हो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। अब मुझे सपोज़ ये फॉर्मेटिंग जो है ये इस वाली सेल में भी अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पर क्लिक करूँगी, फॉर्मेट पेंटर पे एक सिंगल क्लिक दूंगी और यहाँ पे आके एक क्लिक दे दूंगी। तो आप देख रहे हो कि इसकी जो पूरी फॉर्मेटिंग थी वो इसमें आ चुकी है। और यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते क्योंकि इसकी पूरी फॉर्मेटिंग हमें नहीं चाहिए, हमें इसको मर्जन सेंटर में चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको ले आए मर्जन सेंटर, क्योंकि इस वाले सेल में अप्लाई नहीं था इसलिए वो इसमें भी अप्लाई नहीं हुआ। अब इसके बाद चलो आप बोल रहे हो कि फॉर्मेट पेंटर हमें एक बार सिंगल क्लिक में यूज़ कर लिया, अब मुझे ये फॉर्मेटिंग हर सेल में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं वापस फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगी, पहले कोई एक सेल सिलेक्ट कर लिया और उस पर मैं डबल क्लिक दूंगी। पहले हमने सिर्फ सिंगल क्लिक दिया था, यहाँ मैंने जैसे डबल क्लिक दिया, अब मैं जिस जिस सेल में क्लिक करती जाऊंगी उसमें वो फॉर्मेटिंग एडजस्ट होती जाएगी। तो आप देख रहे हो मैं जहाँ जहाँ क्लिक कर रही हूँ वहाँ पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होती जा रही है। पर अभी मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं वापस Ctrl+Z दबा दूँगी, सारी चीज़ें हट गई। अब हम सीखेंगे कि होम टैब के कंटेंट्स क्या होते हैं। होम टैब में क्या होता है, जो भी मोस्ट यूज्ड जो हमारी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्सेल में काम करने के टाइम पे, वो मैक्सिमम चीज़ें एक्सेल के होम टैब में आपको मिल जाती हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो अलग सारे टैब्स में मतलब होम के अलावा नहीं मिलती है। तो हम सारे ग्रुप्स को देखेंगे, हम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये सब में क्या होता है हम बहुत शॉर्ट में देखते हैं। तो सपोज़ मुझे यहाँ पे ये जो नेम है ये वाला टैब को हमें कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी, Ctrl+C दबाऊँगी, यहाँ पे लाके मैं Ctrl+V दबाऊँगी तो ये कॉपी हो जाएगा। ये होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे और क्लिपबोर्ड के अंदर आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, कट मतलब वहाँ से हटा ही देना। मैंने यहाँ पे सपोज़ ये किया और कट पे जैसे ही मैं गई और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट कैसे करना है, ये पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ से कट होके आ गया। वहीं पे अगर मैं कॉपी का यूज़ करती तो आप जानते ही हो, वैसे तो फिर भी मैं बता देती हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने कॉपी किया, यहाँ जैसे ही मैं आई और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया तो अमन फिर से आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट मतलब मुझे टेबल को थोड़े उसका टेबल को निखारना बेसिकली। तो स्टूडेंट्स रिज़ल्ट जो हो गया, अब मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, मुझे इसकी राइटिंग में चेंज करके देना है। स्टूडेंट रिजल्ट्स ऐसा आता है ना हमारी मार्कशीट में अक्सर का, तो मैंने अल्जेरियन वाला फ़ॉन्ट दे दिया। अब मुझे ये सीरियल नंबर्स जो है इसका एक अलग कलर देना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे मैंने जैसे इस डाउन एरो पे क्लिक किया, मैं इसको एक अलग कलर दे सकती हूँ। अब इसको इस सब को मैं एक अलग कलर देना चाहती हूँ, इसको मैं एक अलग कलर देना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैं एक अलग कलर दे दिया। इन सबको एक अलग कलर देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इसको डिफरेंट कलर दे दिया, और इसको मैं एक अलग कलर देना चाहती हूँ तो मैं इसको भी अलग कलर दे दिया। आप देख सकते हो। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को प्रिंट करना। प्रिंटिंग से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, इसमें बॉर्डर ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। बॉर्डर ऐड करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम बिना बॉर्डर लगाए इसको प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+P। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें वो बॉर्डर्स नहीं दिख रही हैं। बॉर्डर्स नहीं दिखेंगे तो आपका डेटा एक क्लीन नहीं दिखेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप इस वाले इसको क्लिक करोगे तो ये पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ आप पूरा इस रेंज को इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप जैसे ही फॉन्ट में बॉर्डर्स पे जाओगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो हमारी जो पूरा डेटा था उसमें बॉर्डर्स अप्लाई हो चुकी हैं। अब मैं फिर से Ctrl+P में देखती हूँ तो आप देखते हो यहाँ पे हमें लाइंस दिख रही हैं, हमारा सेपरेट दिख रहा है डेटा बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद हम सीखते हैं कि अलाइनमेंट से क्या होता है। अलाइनमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था। अब मेरे को सपोज सीरियल नंबर सेंटर में नहीं चाहिए और लेफ़्ट साइड चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको लेफ़्ट पे चली जाऊँगी। अब आप देख रहे हो लेफ़्ट में आ गया, मैं इसको राइट में कर सकती हूँ, मैं इसको वो
सेंटर में भी ला सकती हूँ। आप देख रहे हो सीरियल नंबर थोड़े ऊपर नीचे होगा, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हमने अपने सेल डेटा जो था उसको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में किया। मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, इसमें सिलेक्ट किया, डिलीट दबाया, मैं यहाँ पे 1 टाइप करती हूँ, यहाँ मैं 2 टाइप करती हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट किया, फ्लैश फिल को यूज़ किया, या फिर हम जो बोलते हैं फिल हैंडल, उसको यूज़ करके हमने इसको देखा 1 2 3 4 5। अब ये अलाइन हो चुका है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। इसके बाद अब आप ये देख रहे हो, ये तो हमारा डेटा हो गया फॉर्मेट। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मर्ज सेंटर एंड रैप टेक्स्ट सीखना है। मर्ज सेंटर तो आप स्टूडेंट रिजल्ट्स की हेडिंग से सीख चुके हो। रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट के अंदर हम लोग ये सीखेंगे, सपोज ये चीज़ मैंने इसको छोटा कर दिया। अब इसके बाद मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी, एक सिंगल क्लिक, और रैप टेक्स्ट करूँगी, तो आप देख सकते हो उसने अपनी जो रो की विड्थ थी वो ऑटो एडजस्ट कर ली। तो ये होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में जैसे आप क्लिक करते हो रो की विड्थ बढ़ जाती है। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कॉलम विड्थ एडजस्ट करनी है, तो आप ड्रैग कर सकते हो और ये एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप ये देख रहे हो कि हमारे पास करेंसी का सिंबल है और परसेंटेज का सिंबल है। सपोज़ ये हमारी कोई करेंसीज है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी, करेंसी पे जाऊँगी, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हो रुपीज़ का साइन यहाँ आ चुका है। आप इसको चाहो तो डॉलर्स भी बना सकते हो, आप इसको चाहो तो यूरोज़ भी बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। वैसे तो ये हमारा रिज़ल्ट है, तो हमें अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद अगर आपको परसेंटेज देखना है, सपोज़ ये टोटल हमारे परसेंटेज होते, तो मैं क्या करती, मैं परसेंटेज का साइन पे जाती, परसेंटेज पे क्लिक करती, तो आप देखते पूरे परसेंटेजेस बन गए थे। और इसके बाद हमें ये देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो है, अगर इसमें हम लोगों को कोई डेसिमल वैल्यू चाहिए होती, सपोज़ ये डेसिमल में होता, तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करती, तो आप देखते हो यहाँ पे 0.0 ऐड हो जाता। अगर मैं इस पूरे को ही सिलेक्ट करके ऐसा करती तो 00, आप जितने ज़ीरोज़ चाहो उतने ऐड कर सकते हो, जितने कम करना चाहो उतने कर सकते हो। ये बेसिकली जब आप मनी वैल्यू लिखते हो रुपीज़ में, या फिर आप कोई परसेंटेज बनाते हो, तब ये बहुत काम आता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख ली हमने, फॉर्मेट एज टेबल, जब आप टेबल बनाते हो तो सेम फॉर्मेटिंग्स क्या होती वो आपने सीख लिया। अब आ जाता है सेल्स में इंसर्ट करना या डिलीट करना। इसके लिए हम या तो इसका डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर हम कुछ शॉर्टकट कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे सपोज़ एक रो ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी, इंसर्ट पे जाऊँगी, इंसर्ट शीट रोज़, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक शीट रो एंटर हो चुकी है। या फिर मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ कंट्रोल और प्लस दबाऊँगी, तो आप देख रहे हो हमारे पास एक रो आ गई। ऐसे ही अगर मुझे कॉलम ऐड करना हो तो मैं क्या करती, मैं कोई भी जहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, जहाँ मुझे ऐड करना है वहाँ सिलेक्ट करती, वहाँ मैं कंट्रोल प्लस दबाती, तो आप देख रहे हो हमारे पास एक और कॉलम आ चुका है। सपोज़ मुझे बहुत सारे कॉलम ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, सपोज़ मुझे 3 कॉलम ऐड करने हैं, तो मैं इन 3 को सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ मैं फिर से कंट्रोल प्लस दबाती हूँ, तो आप देख रहे हो मेरे पास 3 रोज़, वो 3 कॉलम्स और आ चुके हैं। ऐसे अगर मुझे रोज़ और एडजस्ट करनी, और एक सेंस को हटा दूँ, अब मुझे अगर 2 रोज़ और ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इन 2 को सिलेक्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल प्लस दबाती हूँ। अब आप देख रहे हो मेरे पास 2 रोज़ और आ चुकी हैं। बहुत ईजी होता है जब हम शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो आपने सीख लिया हम रो और कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं और डिलीट करते हैं, ये भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये रो हटानी है और मैं इसमें जैसे राइट क्लिक करूँगी और डिलीट करूँगी तो ये डिलीट हो जाएगा, और वापस लाना तो कंट्रोल Z दबा देती हूँ मैं। अब अगर हमें रो हाइड करनी है, सपोज़ मुझे सीरियल नंबर वाली रो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पर क्लिक करूँगी, राइट क्लिक दबाऊँगी या हाइड दबा दूँगी, तो आप देख रहे हो वो कॉलम चला गया। तो कॉलम आपको कैसे पता चला, यहाँ एक हाइडेड है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो BCD है, A गायब है। उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस उस पर एक राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा। जब आप यहाँ पे जाते हो और यहाँ पे आप देखोगे अनहाइड का ऑप्शन आ चुका है, ये रो वापस आ चुकी, ये कॉलम वापस आ चुका है। अब हम इसको प्रिंट करने का देखते हैं। तो जैसे मैंने कंट्रोल P दबाया ना, आप देख रहे हो कि यहाँ पे मिनिमम तक का आ रहा है, लेकिन रिजल्ट जो था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं आपको वापस ले चलती हूँ। यहाँ आपको ग्रिड लाइन दिख रही है, ये हमें बताती है कि आप जब प्रिंट करोगे इस शीट को तो आपका जो डेटा है वो कहाँ तक विजिबल होगा एक शीट में। तो आप देख रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप वापस जाओगे कंट्रोल P के अंदर, कंट्रोल P दबाया मैंने, मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकती हूँ। मैंने लैंडस्केप ओरिएंटेशन रखा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पूरा डेटा था वो एक शीट के अंदर शो होने लगा है। या फिर अगर आप बोल रहे हो नहीं मुझे लैंडस्केप में नहीं, मुझे पोर्ट्रेट में ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगी,
हम पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं इसकी मार्जिन्स का आपको एक छोटा सा ही ऑप्शन दिख रहा होगा जहाँ मेरा कर्सर है, मैंने इस पर क्लिक किया, इसकी मैंने मार्जिन थोड़ी बढ़ा दी। अब आप देख रहे हो रिज़ल्ट भी इसी में शो होने लगा। तो ऐसे आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। अब हमें ये देखना है कि हम चार्ट्स कैसे एंटर करें अपनी टेबल में। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ हमारी टेबल थी, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ इतना सिलेक्ट कर लिया। सपोज़ मुझे हर सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हैं, मैं इंसर्ट पे जाऊँगी। इंसर्ट पे जाने के बाद मैं ग्राफ सिलेक्ट करूँगी। तो मैं यहाँ क्लस्टर्ड कॉलम यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, जो कि बड़ा बेसिक सा है। अब आप देख रहे हो इसकी हमारे पास काफ़ी सारी स्टाइल्स भी आ जाती हैं। तो आप कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे सपोज़ ये वाला है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसको छोटा कर देती हूँ। तो आप देख रहे हो हमारे पास एक चार्ट रेडी होके आ चुका है। इसमें आप बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। चार्ट टाइटल यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसको एंटर इसमें कर देती हूँ। मैं यहाँ इसमें डाल दूँगी स्टूडेंट्स रिजल्ट करके आ गया है। और इसके बाद हम इसमें डालना चाहते हैं, सपोज़ मुझे यहाँ पे अमन और रमन और रोहन के मार्क्स नहीं देखने, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से अमन रमन को डिसेलेक्ट करूँगी और यहाँ अप्लाई कर दूँगी। तो आप देख रहे हो मेरे पास सिर्फ सोना और सुमन के मार्क्स हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ क्या कर सकती हूँ, मैं इसको वापस लाने के लिए पहले तो मैं वापस इस पर जाऊँगी, मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँगी और अप्लाई कर दूँगी। तो आप देख रहे हो मेरे पास सारे इनके वापस आ चुके हैं मार्क्स। मैं चाह रही हूँ एक ही उसमें आ जाए, तो मैं इन सब की थोड़ा विड्थ को रिड्यूस कर देती हूँ, जिससे आपको चार्ट भी यहीं दिख जाए। अब आप इस चार्ट में चाहो तो बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे सपोज़ इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स चाहिए, साइंस के नहीं चाहिए, तो अगेन आप यहाँ से साइंस की कैटेगरी को हटा दो, अप्लाई कर दो, तो अब आपके पास सिर्फ इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स रह जाएंगे। आप चाहते हो कि इस ग्राफ में थोड़े और चेंजेस हो, तो आप ये ब्रश का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। सपोज़ मुझे इसकी कलर ग्रेडिंग थोड़ी मोनोक्रोमैटिक में देखनी है, और तो मैं यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब देख लो ग्राफ्स का जो सेल है, ये इंग्लिश में डार्क ऑरेंज है अमन का, और हिंदी में मार्क्स उसके राइट हैं, और मैं यहाँ ग्रीन सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। तो आप देख रहे हो कि कलर एक ही ग्रेडिंग में आया है। और इसके साथ आप एक और चीज़ कर सकते हो, इसी टेबल को वापस सिलेक्ट करो, आप फनल पे जाओ, यहाँ पे आप नेम्स को भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे अगर सपोज़ मुझे यहाँ पे रो 2 में इंग्लिश हिंदी साइंस नहीं चाहिए, मैं नन सिलेक्ट करती हूँ, तो अप्लाई करती हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 करके आएगा, लेकिन हमें चाहिए तो हम वापस इस पर जाएंगे और अप्लाई कर देंगे। तो वापस इंग्लिश हिंदी आ चुका है। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करती हूँ, सपोज़ मैं यहाँ इंग्लिश के मार्क्स अमन के 78 से करके 20 कर देती हूँ। जैसे ही एंटर करूँगी तो आप देख रहे हो ये ग्राफ ऑटोमेटिकली नीचे हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लगे। तो अभी मैं इसको हटा देती हूँ Ctrl Z दबा के। तो अभी आपने देखा बहुत सारी चीज़ें कि कैसे हम ग्राफ्स एंटर करते हैं। एक्सेल यहीं ख़त्म नहीं होता, एक्सेल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल के भी मैं वीडियोस लेके आऊँगी। बेसिक में ही थोड़ी और चीज़ें बताने के लिए भी मैं आपका वीडियो एक और अपलोड करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं वो आपको शो हो जाए जैसे मैं अपलोड करूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी डाउट्स कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिखें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कौन से शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रही थी और करती हूँ नॉर्मली, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो वो भी मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।